नमस्कार, मैं हूँ एकता सोडी और आपसे मुलाकात हो रही है हेल्थ शो में। हेल्थ शो में आज हम बात करेंगे यूरोलॉजी की। यूरोलॉजी से जुड़े डिजीज़ेस की, क्योर्स की और प्रिकॉशंस की। आम भाषा में कहा जाए तो मेल और फीमेल के यूरिनरी ट्रैक्ट के साथ जुड़े हुए डिजीज़ेस को जो ब्रांच मेडिसिन की डील करती है उसे यूरोलॉजी कहा जाता है। लेकिन इसके बारे में बेहतर और प्रोफेशनल तौर पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एमिनेंट यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर R.S. राय। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार एकता जी। जी, यहाँ के मुझे बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। डॉक्टर राय, सबसे पहले शुरुआत करते हैं लेमैन लैंग्वेज में यूरोलॉजी क्या है और कौन कौन से डिजीज़ इसके साथ जुड़े हैं। ये एकता जी एक बड़ा अच्छा सवाल है आपका। ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं है कि एक्चुअली यूरोलॉजिस्ट लोग करते क्या हैं। जी यूरोलॉजी एक बहुत ही बड़ा मेडिकल डिसिप्लिन है जिसमें हम लोग या एक यूरोलॉजिस्ट मेल और फीमेल के इंटायर यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम को जी डील करता है। एंड बिसाइड्स दिस विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, they also deal with male sexual dysfunction and males infertility related issue। जैसे कोई यंग कपल है, दे आर हैविंग फैमिली इशू, जी जी सो वो कहाँ जाएं? ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं होता। जी जी सो दे हैव टू कम टू यूरोलॉजिस्ट। Urologist, सो वी जी। आल्सो डील विथ मेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन एज Okay. वेल एज देयर फर्टिलिटी रिलेटेड इशूज। ये ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं होता। जी 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 जनरली फैमिली प्लानिंग में जो इश्यूज आते हैं उसको गायनाकोलॉजिस्ट के साथ जोड़कर ही देखा जाता है। बिल्कुल। ओके, ये बहुत अभी इम्पोर्टेंट जानकारी है। जी अभी भी शुरू में अगर कोई कपल है, जी कोई इशू नहीं हुआ, जी तो नॉर्मली वो फीमेल को ज़्यादातर इन्वेस्टिगेट करवाते हैं, जी, मेल जी, की तरफ जी। ध्यान नहीं जाता। बिल्कुल बिल्कुल। पर मेल कहाँ जाए? जी कोई गायनकोलॉजिस्ट मेल को तो देखेगी नहीं। जी बिल्कुल। सो दे हैव टू कम टू यूरोलॉजिस्ट। ऑल राइट। तो इसीलिए यूरोलॉजी का पूरा नाम है यूरोलॉजी एंड एंड्रोलॉजी। Okay. यूरोलॉजी मीन्स एंटायर यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जी, जी। इन बोथ द सेक्सेस, जी एंड एंड्रोलॉजी इज द काउंटर पार्ट ऑफ गायनकोलॉजी। Okay. मेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन एज वेल एज देयर जी फर्टिलिटी फर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज। इश्यूज। जी जी और कौन कौन सी डिजीजेज हैं रूटीन लाइफ में जो आप इस यूरोलॉजी के डिपार्टमेंट में डील करते हैं। यूरोलॉजी में सब कुछ ही है, जी। जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम इन्फेक्शन, जी। स्टोन डिजीज, कैंसर्स, कैंसर ऑफ किडनी, कैंसर ऑफ Okay. प्रोस्टेट, कैंसर ऑफ जी। ब्लैडर, कंजेंटल प्रॉब्लम। मतलब यूरोलॉजी जिस दिन बच्चा पैदा हुआ उस दिन से लेके जब तक वो जिंदा है, इंटायर स्पेक्ट्रम फ्रॉम डे वन टू से कोई 100 साल जीता है, जी, जी, कुछ न जी। कुछ यूरोलॉजी में होता ही रहता ओके है। जी जिस जैसे आजकल अब बारिश का माहौल है, सीजन जी, है, जी। तो इन्फेक्शन बहुत हाई लेवल पे हर छोटी चीज़ से हो सकती है। तो इन्फेक्शन किस किस चीज़ से होती है और क्या ज़्यादा इन्फेक्शन सामने आती है इन दिनों में। पर से बारिश में यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम और जी। यूरोलॉजिकल इन्फेक्शन तो कम होते हैं। ओके ज़्यादातर बारिश में कंटेमिनेटेड वाटर पीने वगैरह से गट के प्रॉब्लम जाते हो, जैसे लूज मोशन हो गया, जी, जी। पेट में दर्द हो गया। जी। बट किसी किसी को ऑफ कोर्स यूरोलॉजिकल इन्फेक्शन हो सकते हैं। ओके तो बेस्ट यही है कि मतलब कंटेमिनेटेड वाटर को ना पिएं, जी। वाटर सेफ एंड पोर्टेबल हो, जी। अपने पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखें। जी जी और अगर कुछ यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है या इवन गट की भी प्रॉब्लम है, लूज जी। मोशन है, बाउल मोशन है, पेट में दर्द है, तो डॉक्टर को दिखाएं। जी जी एग्जैक्टली वही पूछना चाह रही थी। जैसे आपने कहा कि इन्फेक्शंस होती हैं पर यूरोलॉजी से रिलेटेड इन्फेक्शंस कम होती हैं बारिश के तो मौसम में। बारिश के मौसम में एग्जैक्टली तो कौन से वो सिम्टम्स हैं जिनसे ये पता चलता है कि ये यूरोलॉजी का काम है। सबसे पहले तो लोगों को बुखार आ सकता है, जी। पेशाब में जलन हो सकती है, जी पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है। ओके और यूरोलॉजी के इन्फेक्शन के जो बुखार हैं पिक्यूलियर होते हैं। अच्छा जी उनमें ठंड लगती है, जैसे किसी को मलेरिया हुआ है जी तो आपने देखा होगा कि पूरे बदन में कपकपी सी आ जाती है। जी जी यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम में खास करके फीवर्स में जी। इसी तरह का बुखार होता है। ओके और समटाइम्स यूरोलॉजिकल इन्फेक्शंस बहुत सीरियस हो जाते हैं, खास करके कुछ वनरेबल ग्रुप है, जैसे यंग बच्चे हैं, जी कोई प्रेग्नेंट महिला है, जी या एल्डरली पीपल हैं जिनमें अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, जी उनमें यूरोलॉजिकल इन्फेक्शन कभी कभी किडनी में चले जाते हैं, तो वो लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है। ओके तो उसको अवॉइड करना जरूरी है। इसलिए शुरुआत में अगर वो डॉक्टर के पास जाएंगे जी तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। जी जी इसी बात से ये जैसे आपने डायबिटीज़ की बात की तो डायबिटीज़ हो गया, हाई बीपी हो गया, ये बहुत बेसिक इश्यूज हैं जो हर घर में हैं। जी। तो इससे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होती हैं यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। जी। एक पहले डायबिटीज़ की बात करते हैं। जी डायबिटीज़ है अगर अनकंट्रोल्ड है जी तो उससे इन्फेक्शन होता है, ओके और जब इन्फेक्शन होता है तो डायबिटीज़ का कंट्रोल खराब हो जाता है, ओके तो इट बिकम्स ए विशियस साइकिल। जी 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 तो एडिक्वेट
एंड टाइट कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर बहुत ज़रूरी है, जी प्लस हाइपरटेंशन उसको भी सही ढंग से कंट्रोल करना चाहिए। आजकल जो क्रोनिक किडनी डिजीज़ के या अल्टीमेटली आप कह सकती हैं कि क्रोनिक रीनल फेलियर के जो दो सबसे कॉमन कारण हैं, पहला है डायबिटीज़ और दूसरा है हाइपरटेंशन। जी जी इन दोनों का एडिक्वेट कंट्रोल अपनी डॉक्टर की सलाह से बहुत ही ज़रूरी है। जी जी। इसका कोई एज से भी रिलेशन है कि जैसे इस जो पर्टिकुलर एज ब्रैकेट में लोग आते हैं वो यूरोलॉजी जो डिजीज़ हैं से जुड़े हुए उनसे ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं और दूसरे कम होते हैं? अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो यंगर ग्रुप में इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, स्टोन डिजीज ज़्यादा होती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगी। फिर रीनल ट्यूमर्स, ब्लैडर कैंसर, अगर बंदा स्मोकर है, ज़्यादा दारू वगैरह पीता है तब, और जैसे आप 50-55 के ऊपर जाते हो तो फिर प्रोस्टेट के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। जी जी जी। तो अल्कोहल और जो स्मोकिंग हैबिट्स हैं वो भी इम्पैक्ट करती हैं आपके कहने का? स्मोकिंग का तो श्योरली जी। अगर कोई क्रोनिक स्मोकर है जी तो उनमें जो ब्लैडर कैंसर है उसके होने की इंसिडेंस थोड़ी सी ज़्यादा होती है। जी जी जी। और अल्कोहल से पर से यूरोलॉजी में प्रॉब्लम कम होता है, बट अच्छी बात है नहीं है। जी जी जी, कोई अच्छी हैबिट नहीं है। जी, इसी बात से ये है कि स्टोन्स के जैसे हम बात कर रहे हैं कि ब्लैडर में स्टोन हो जाता है, किडनी में स्टोन हो जाता है, तो इसके लिए बेटर सोल्यूशन क्या है? मेडिसिनली हेल्प लेना या सिर्फ कोई सर्जरी ही इसका सोल्यूशन है? देखिए, एक तो स्टोन जब बड़े होते हैं तो पता नहीं चलता जी। और जो छोटे स्टोन हैं अगर मरीज की किस्मत है वो नीचे निकलता है तो फिर दर्द होती है तो उसका जल्दी पता चल जाता है। ओके। अब कोई इंडिविजुअल अगर कम एज में स्टोन बनाता है या निकल भी जाता है तो उसको जब तक वो 55-65 का हो नहीं जाता जी। स्टोन बनने के चांस काफ़ी रहते हैं। ओके। इसलिए फर्स्ट टाइम अगर कुछ होता है तो अपने डॉक्टर के पास जरूर जाएं, जी। उनकी राय लें, अपने को ठीक से इवेलुएट करें, उनसे इसकी प्रिवेंटिव एस्पेक्ट को डिस्कस करें जी। और अगर किसी प्रोसीजर की ज़रूरत है, आपको विश्वास नहीं होगा, कभी कभी मरीज इस तरह से आते हैं कि उनके दोनों तरफ किडनी में 5-5, 6-6 सेंटीमीटर के स्टोन पड़े रहते हैं, उनको मालूम तक नहीं होता। ओके जी। अचानक किसी दिन वो काम करते हुए गिर जाएंगे या कोई चक्कर आ जाएगा, फिर सीरम क्रिएटिन या रीनल फंक्शन टेस्ट करवाएंगे जी। तो इट विल बी एट वेरी हाई लेवल, ओके। पता नहीं चलता। जी। छोटे स्टोन मैं कहूँगा कि वो लोग लकी हैं जिनका छोटे स्टोन निकलता है, दर्द होता है, पता चल जाता है। जी जी। तो उनको आप अर्ली डायग्नोज भी कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो और उचित सलाह भी दे सकते जी। हो। तो इसके लिए भी कुछ प्रिकॉशनरी स्टेप्स लिए जा सकते हैं, जैसे कि आपने कहा कि पता ही नहीं चलता एक लंबे टाइम तक। हाँ, इस बीच बीच में कभी अपना एक अल्ट्रासाउंड करवा लें, डॉक्टर की राय लें या जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन ही करवा लें, जनरल उससे फिजिकल पता चल जाएगा। एग्जामिनेशन। जी जी। एक इंटरवल पे 6 मंथ्स पे या 1 ईयर पे। जी जी। सब एक हम बात करते हैं कि मिथ्स होती हैं कि घर पे ही इलाज करते हैं, बेसिकली ऐसी इन्फेक्शंस का यूरिनरी से रिलेटेड, ट्रैक्ट से रिलेटेड होती हैं, वो कहाँ तक सही है? दिस इज डिफिकल्ट टू आंसर। अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ पूछें तो मैं उसका जवाब दूंगा, अदरवाइज अब इन्फेक्शन में बेस्ट तो है कि वो डॉक्टर के पास जाएं जी। अपने एटलीस्ट बेसिक जो टेस्ट हैं, यूरिन का एक यूरिन कल्चर करवाएं और रूटीन यूरिन करवाएं जी। और सूटेबल दवाई लें। जी जी। अदरवाइज आप अल्टरनेटिव मेडिसिन लेते हैं तो आई एम नॉट अगेंस्ट अल्टरनेटिव मेडिसिन, बट जहाँ भी करवाएं अपना इलाज ठीक करवाएं। अल्टीमेटली कौन सफ़र करता है? पेशेंट ही करता है। तो किसी चीज़ को कॉम्प्लिकेट करके आने से कोई फ़ायदा नहीं है। जी 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 जी। वही के मिथ्स हैं कि घर पे ही पानी ज़्यादा पी लो और ये कर लो, तो जनरली ऐसे नहीं, ये बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है। रात को दर्द हुआ और घर वाले बोलेंगे कि बियर पी लो, जी जी, ये कर लो, वो कर लो, ठंडा दूध पी लो। जी जी। सो खुद की मेडिसिन, और आजकल एक मेडिसिन गुरु हाथ में ही सबने पकड़ा है, तो हाँ, प्रॉब्लम होती है। तो मेडिसिन गुरु का चक्कर ये है जी कि देखिए वहाँ जो इन्फॉर्मेशन दी है ना, इज वन वे, जी, ठीक है ना, वन वे, मतलब आप उसको ठीक से एसिमुलेट करके और कोई डिसीजन नहीं ले सकते जी। तो इसलिए उचित होगा कि आप किसी ट्रेन डॉक्टर के पास जाएं जी, अपना प्रॉब्लम डिस्कस करें जी, और सही इलाज करवाएं। बिल्कुल। एक चीज़ और है डॉक्टर साहब के, जैसे हम लैब टेस्ट्स करवाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो ऑब्वियसली डॉक्टर को पहले रिपोर्ट्स चाहिए होंगी कि क्या स्टेटस है। एक लैब से टेस्ट करवाते हैं तो समटाइम्स डिफरेंट एक रिपोर्ट आती है, उसी दिन या उसी टाइम पे अगर हम किसी दूसरी लैब से जाके कंसल्ट करते हैं तो समटाइम्स उन दोनों की रिपोर्ट से मैच नहीं करती हैं। बिल्कुल, ये भी आपका अच्छा सवाल है और ये प्रॉब्लम आप नहीं, हम लोग भी फेस करते रहते हैं। कभी कभी मरीज आर्गू भी कर रहे रहते हैं कि डॉक्टर साहब एक दिन में 2 ऐसी रीडिंग क्यों हो सकती है जी। इसका मेरे ख्याल से एक ही रीज़न है कि हमारे यहाँ जितने अच्छे लैब, मतलब जितने लैब हैं जी,
उनका जो इन्वेस्टिगेशन होता है उसका बेसिक एक स्टैंडर्डाइजेशन होता है। जी। जो बोलते हैं NABL, मतलब नेशनल लेवल पर पैथोलॉजिकल एक्रेडिटेशन लैब का है। ओके। वो होता नहीं है, जी। कोई भी छोटा लैब खोल लिया, जी। अपने करता है या सैंपल कहीं भेज देता है और किसी तरह से रिपोर्ट दे देते हैं। तो मेरे ख्याल से इन पेशेंट्स में दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम है रिपोर्ट करने वाले में जी। कि उनके लैब का स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। आपको मतलब उदाहरण देना चाहता हूँ, जैसे आप इमिग्रेशन के लिए US या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया जाना चाहें आप, जी। इन लैबों की रिपोर्ट को मानते नहीं। ओके। वो उसी लैब की रिपोर्ट को मानेंगे जहाँ जिसका प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन हुआ है। जैसे PGI है, हमारा हॉस्पिटल जहाँ मैं काम करता हूँ फोर्टिस है, ये बड़े हॉस्पिटल हैं, उन्हीं का मानते हैं। ओके, उनकी जो अपनी स्टैंडर्डाइज्ड जी, लैब हैं, हाँ, तो and as it a has proof to be भी- regular. it has to be Regular. जी। डॉक्टर साहब, वाटर इनटेक का कितना रोल है ये डिजीजेस से बचने के लिए? पर्टिकुलरली इन्फेक्शन और स्टोन डिजीज में वाटर का बहुत ही रोल है। जी। इसीलिए हम लोग हमेशा बोलते हैं कि जैसे जैसे आपने शुरू में क्वेश्चन पूछा था कि बारिश का मौसम है, इस जी। मौसम में उमस बहुत हो जाती है, बिल्कुल। पसीना बहुत निकलता है जी। और इंडिविजुअल बिजी है, पानी नहीं पीता, तो क्या होता है कि यूरिन कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, जी। फिर वही यूरिन सुपर सैचुरेट हो जाता है और स्टोन के क्रिस्टल बनने लगते हैं। ओके। तो इंडिविजुअल को अपने को वेल हाइड्रेट करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि ऐसे मौसम में अगर आप पूछें तो जो आदमी आउटडोर काम कर रहा है उसको करीब 3 लीटर पानी पीना चाहिए पर डे। ओके। और जो सीडेंटरी वर्कर जैसे आप हैं यहाँ स्टूडियो में बैठी हैं, कम से कम 2.5 लीटर पीना चाहिए। जी जी, एक बेसिक वाटर नीड है, अगर वो पूरी होती रहे तो काफ़ी हद तक डिजीज से प्रिवेंट किया जा सकता है। जी। जी। डॉक्टर साहब, यूरिक एसिड और पोटाशियम लेवल्स की बात आजकल बहुत कॉमन हो चुकी है और आम ही सुन लेते हैं हम घर के बुजुर्गों को, वो मेरा यूरिक एसिड थोड़ा बढ़ गया था इसलिए मैंने ये खाना बंद कर दिया, ये पीना बंद कर दिया। यूरिक एसिड और पोटाशियम का कितना कनेक्शन है यूरिनरी रिलेटेड डिजीजेस से? दोनों दो चीज़ें हैं। खास करके पहले पोटेशियम के बारे में बात करते हैं। ओके। नॉर्मल इंडिविजुअल में जो उसको कोई सीरियस इशू नहीं है, जी। किडनी डिजीज नहीं है, तो नॉर्मली पोटेशियम नहीं बढ़ता। ओके। नॉर्मल पोटेशियम लेवल 4.5 टू 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। ओके। और नॉर्मली अगर जैसे आप हैं, मैं हूँ या स्टूडियो में जो लोग हैं, जी। अगर वो ठीक से अपना दिनचर्या करते हैं तो पोटेशियम लेवल बहुत रेयरली बढ़ता है। ओके। अब कोई इंडिविजुअल है जैसे वो ज़्यादा वॉमिटिंग हो गई, उल्टी हो गई, कहीं से फ्लूइड लॉस हो गया, जी। तो पहले उसमें पोटेशियम कम होगा, ओके। वो ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है ना, पोटेशियम कम होना ज़्यादा खतरनाक, पोटेशियम का बढ़ना अच्छा मतलब उतना बुरा नहीं है। पोटेशियम बढ़ता तभी है जब रीनल कंप्रोमाइज हो जाता है, जैसे किसी की किडनी खराब हो गई, जितने क्रोनिक किडनी डिजीज वाले रोगी हैं जी। उनका पोटेशियम लोग देखते हैं, क्रिएटिनिन देखते हैं, पोटेशियम देखते हैं। पोटेशियम अगर ज़्यादा बढ़ता है तो हार्ट को इम्पैक्ट करता है, हार्ट की जो कंडक्शन रिदम है उसको परेशान करता है। जी। तो हमेशा हम लोग वाचफुल रहते हैं कि अगर क्रिएटिनिन 7 है, 8 है, 9 है, तो पोटेशियम कितना है। उसको बोलते हैं डॉक्टरी भाषा में हाइपरकैलेमिया। ओके। सो दैट हैज़ टू बी करेक्टेड। जी। अदरवाइज नाम जीवन में पोटेशियम बढ़ा हुआ आदमी हार्डली यू सी। जी। ठीक है ना। अब रहा यूरिक एसिड का। जी। यूरिक एसिड लोग बोलते हैं कि बढ़ जाता है तो फिर जॉइंट्स में दर्द वगैरह, सही है। जी। बट ये देखा गया है कि यूरिक एसिड ज़्यादातर टी हुआ, कॉफ़ी Okay. पर्टिकुलरली चॉकलेट्स जी। और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, इसमें यूरिक एसिड ज़्यादा होता है, ओके। तो उसको आप एवॉइड कर सकते हो। जी। और एक रीडिंग पे किसी को जंप नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने मान लीजिए कराया है यूरिक एसिड, एक रीडिंग में आ गया उसको 6.7, 6.5 कुछ आ गया, एक में जंप मत कीजिए। जी। बिकॉज ऑल दीज बायोकेमिकल पैरामीटर्स दे आर डायनेमिक वैल्यूज, आज जो है कल कम हो सकता है। ओके। बट अगर आप रेगुलर इंटरवल पे यूरिक एसिड बढ़ा आता है जी। और मरीज को दिक्कत है, खास करके जोड़ों में दर्द है और दैट टू इन ग्रेड टू, ओके। फिर डॉक्टर को यूरिक एसिड की जो जॉइंट में प्रॉब्लम होती है सबसे पहले क्लासिकली राइट फुट के ग्रेड टू में होता है। ग्रेड टू में होता है। हाँ, ओके। उसके बाद जैसे जैसे बढ़ता जाता है फिर यूरिक एसिड के चलते किडनी स्टोन हो सकते हैं, जॉइंट्स में दर्द हो सकता है, कई प्रॉब्लम होती हैं। जी। जी। फिर उसका पहले क्या है कि अपने खाने में वो रिस्ट्रिक्शन को करें, जी। पोल्ट्री प्रोडक्ट्स कम खाएं, चॉकलेट्स कम खाएं, जी। जी। डॉक्टर की राय लें और फिर ज़रूरत हो तो दवाई लें। जी, तो अलार्मिंग सिम्टम है आपके। माफ़ कीजिएगा, जी। और इसके लिए एक घरेलू नुस्खा भी है। जी। कहने के लिए घरेलू नुस्खा है बट ये साइंटिफिक है। ओके। कि होता क्या है कि आम आदमी में जब यूरिक एसिड बढ़ने लगता है तो यूरिन का जो पीएच है ना, ओके। पीएच वो एसिडिक हो जाता है। जी। तो उसके लिए वी हैव टू चेंज द इंटरनल वैल्यू,
जो शरीर के अंदर का इन्वायरमेंट है उसको चेंज करना पड़ता है। जी। उसके लिए खाने वाला सोडा होता है ना, ओके। बेकिंग पाउडर जी, या बेकिंग मीठा पाउडर। सोडा, हाँ जी, हाँ जी। उसको 1 टेबल स्पूनफुल, एक बड़ा चम्मच एक गिलास में डाल के, और अगर वो उसको पिए 2-3 सप्ताह, दोबारा कराएं तो रिक्सिड लगभग नॉर्मलाइज हो जाएगा। एवरी डे Every एक day, चम्मच हाँ। पिए। आइडियल ओके। तो है 2 टाइम पीना चाहिए। ओके। 1 टेबल स्पूनफुल विथ ए ग्लास ऑफ वाटर मॉर्निंग एंड इवनिंग फॉर 2 to 3 months। तो जितना यूरिक एसिड है वॉश आउट हो जाता है। ओके। ये नुस्खा नहीं है, साइंटिफिक है। जी जी। इसके लिए टैबलेट भी आती है, बट ओके। लोग फेबुस्टैट ले लेंगे, जैलोरिक ले लेंगे, बट इसको नहीं लेंगे। जी जी जी, तो बहुत ही बेसिक और सिंपल चीज़ है। अगर यूरिक एसिड आपका किसी तरह से बढ़ रहा है तो आप 2-3 महीने के लिए बिना, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं एकदम है। नहीं। ओके। उसमें होता ही क्या है, जी NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, जी जी। मीठा सोडा सबके जी। घर में है। जी जी यू विल नॉट बिलीव, कभी कभी किडनी में स्टोन होते हैं 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर। जी। इसको बोला जाता है डिजोल्यूशन थेरेपी। ओके। आप सोडा बाइकार्ब के इस रिजिम पे डाल दीजिए, जी। 3 महीने के बाद आप अल्ट्रासाउंड करेगा, कोई स्टोन नहीं होगा। ओके। इट्स सो इफेक्टिव। ये तो डॉक्टर साहब ने बहुत आसान एक नुस्खा जिसको बोलते हैं घरेलू और मेडिसिनल, बहुत अच्छा बताया है कि यूरिक एसिड अब बहुत एक कॉमन नाम हो गया नहीं, है। मैं अपने मरीजों को जो मेरे पास आते हैं, जी या इवन मैं जब पीजीआई में था, जी। हम सभी प्रैक्टिस करते हैं, ओके। बट मेरे ख्याल से यूरोलॉजिस्ट के अलावा और कोई इसको प्रिस्क्राइब नहीं करता। ओके। और कोई नॉर्मली रीजन यूरिक पर्टिकुलरली? जी, और यूरोलॉजी, ये यूरिक एसिड ज़्यादातर लोग फिजिशियन के पास चले जाते हैं। ओ, जनरल मेडिसिन के पास। जनरल मेडिसिन के जी पास। जी जी। हाँ, मैंने भी कभी नहीं सुना कि यूरिक एसिड बढ़ता हो तो किसी और डिपार्टमेंट में जाया जाता है। मेडिसिन डिपार्टमेंट जनरल फिजिशियन के पास ही जाया जाता हमारे यूरोलॉजी में तो इनडायरेक्टली आता है ना, स्टोन लेके आएंगे, आप जी। स्टोन को एनालाइज करवाओगे, जी जी। पता चलेगा कि यूरिक एसिड का है, देन द थिंग्स स्टार्ट। तब आपके पास सही जगह पे पेशेंट पहुंचता है, सही जगह से इलाज। जी। इसी बात से डॉक्टर साहब, बहुत सारे जो टेस्ट्स हैं इससे जुड़े हुए, बहुत डिफ़िकल्ट नाम है, IVP है, प्रोस्टेट बायोप्सी है, यूरोडायनेमिक है। ये सारे जो टेस्ट्स हैं ये किन सिम्टम्स की वजह से कराने होते हैं? और क्योंकि लोग जनरली डर जाते हैं ये टेस्ट का नाम सुनते। लेट अस डिस्कस वन बाय। पहले जैसे आपने जी। पूछा आईवीपी। जी। आईवीपी आजकल बहुत कम हो गया है। ओके। आईवीपी तब हुआ था, कॉमनली तब होता था जी। जब सिटी स्कैन वगैरह नहीं थे। ओके। ठीक है ना, ये नॉर्मली स्टोन डिजीज में करते हैं, और पहले तो काफ़ी ट्यूमर वगैरह के लिए भी करते थे। जी। बट अब इन्वेस्टिगेटिव मोडालिटी जितनी अच्छी हो गई है कि नॉर्मली इसकी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। कभी कभी रेयरली हम लोग यूज़ करते हैं, और इसका एक साइड इफेक्ट भी है कि इसमें आप कंट्रास्ट यूज करते हो तो कभी कभी उसका कॉम्प्लिकेशन होता है और किडनी पे भार भी पड़ता है। जी जी। तो आजकल आईवीपी बहुत स्पेरिंगली यूज होती है, कॉमनली अब यूज नहीं होती। यूज नहीं होती। जी एक दूसरा रहा प्रोस्टेट बायोप्सी। जी प्रोस्टेट बायोप्सी एक इन्वेस्टिगेटिव टूल है। जी आप तब करते हो जब आपको कंफर्म करना है जी। कि जो पर्टिकुलर पेशेंट है उसको कहीं कैंसर प्रोस्टेट तो नहीं है। ओके। ठीक है ना। जी जैसे प्रोस्टेट में एल्डरली लोगों में 2 कॉमन प्रॉब्लम होते हैं। ज़्यादातर लोगों में उम्र के चलते प्रोस्टेट बढ़ती है। ओके। ठीक है। अगर आप सेटिस्फाई हैं, उसका PSA लेवल ठीक है, जी। तो उसको दवाई से ट्रीट करते हैं, उसमें बायोप्सी की ज़रूरत नहीं है। नहीं पड़ती। ओके। बट कुछ लोग होते हैं जिनमें आप एसेस करोगे तो आपको प्रोस्टेट ठीक नहीं लगेगी। जी। उनका PSA एक तरह से ट्यूमर मार्कर है, ओके। ज़्यादा होता है, जी। तो उन लोगों में फिर आपको डाउट करना पड़ता है कि Just इस to clear कि हाँ, है या छोटी नहीं। मोटी बात जी। छूट जाए तो कोई बात नहीं है, बट जी। कैंसर छूटने से अच्छा नहीं है। जी। फिर उसको जांच के लिए बायोप्सी करते हो। बायोप्सी करने से आपको टिश्यू डायग्नोसिस भी हो जाती है, पता चल जाता है कि उनको प्रोस्टेट कैंसर है, और उसमें ग्रेड का भी पता चलता है कि लो ग्रेड है, इंटरमीडिएट ग्रेड है कि हाई ग्रेड ओके, किस लेवल पे जा रहा है। जी, जी जी जी। तो और तीसरा क्या था? जी सर, ये है यूरोडायनेमिक्स। यूरोडायनेमिक टेस्ट है। यूरोडायनेमिक टेस्ट, ये भी एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड टेस्ट है, जी। और इसको भी रूटीनली नहीं करते। ओके। इसको आप तब करते हो जब एंग्यूटी होती है कि पेशाब की थैली कमजोर है, ये क्या रास्ते में रेसिस्टेंट ज़्यादा है, ओके। कोई इंजरी हुई है, यूरिन से रिलेटेड रिफ्रैक्टिव इरिटेशन है, मतलब सर्जरी करने से पहले कभी कभी करना पड़ता है। ओके। कि मान लीजिए आपने सर्जरी कर दिया, जी। मरीज ने यूरिन पास नहीं किया, जी। तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक देम कन्विंस। ओके। ठीक है ना, और कई कारण है, तो इसलिए यूरोडायनेमिक्स करते हैं। जी। ये एक बहुत बेसिक आजकल इशू है, एंग्जाइटी का इशू, स्ट्रेस का इशू। तो इस का भी कुछ कनेक्शन है यूरिनरी ट्रैक्ट से या ये यूरोलॉजी से जुड़े डिजीजेस के साथ? बात आपकी सही है। नॉर्मली स्टोन में, इन्फेक्शन में तो नहीं है, बट अगर किसी को कैंसर हो जाता है जी। तो इट्स क्वाइट नेचुरल
जी जी कि स्ट्रेस में जाएगा ही, पूरी फैमिली स्ट्रेस में हो जाती है। बिल्कुल। प्लस एक इम्पॉर्टेंट इशू और है जी कि समटाइम्स ज़्यादा स्ट्रेस से सेक्सुअल डिस्फंक्शन मेल में होता है। ओके मतलब इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस एंड काउंसल देम। जी वो जानते हैं कि वो स्ट्रेस में है, जी परफॉर्मेंस में दिक्कत होती है। तो ये एक मैंने देखा है क्लिनिकल प्रैक्टिस में कि जो ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है जी और उसको ये सब प्रॉब्लम होती है। जी, तो स्ट्रेस से कनेक्शन है इस बिल्कुल, हमारी बिल्कुल। यूरोलॉजिकल हेल्थ का। तो इन चीज़ों को जो बेसिकली रूटीन इन्फेक्शंस हैं या कुछ ये सिम्टम्स हैं, ये मतलब सिम्टम्स और प्रिकॉशंस क्या हैं इनके, कि जो हम अगर रूटीन लाइफ में ही हम ये प्रिकॉशंस रखें तो यूरोलॉजी के साथ, जैसे हमारी लाइफस्टाइल्स हैं आजकल, ज़्यादा मोबाइल पे हैं, ज़्यादा हम सिटिंग वाले एरियाज़ में रहते हैं, जी। तो जंक फूड का बहुत इनटेक है। तो इन चीज़ों का क्या इफ़ेक्ट है और क्या प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं जिनसे बचा जा सके? बिकॉज़ ये डिपार्टमेंट वो है जो रिसेंटली बहुत ज़्यादा ज़रूरत में आया है। जी। पहले लोग इस चीज़ से बचे हुए थे शायद। एकता जी, मैं यही कहना चाहूँगा जी। कि स्ट्रेस तो सबको है, बट जी। देन वी हैव टू जी ओवरकम दिस। जी जीवन तो चलना ही है। जी जी उसके लिए इंडिविजुअल अपने लेवल पर करे, जी फैमिली वाले सपोर्ट करें, जी जरूरत पड़े तो डॉक्टर से मिले, जी काउंसलर से मिले, जी। देन हेल्दी बैलेंस्ड डाइट हो, जी food एक्सरसाइज habits। करें, जी अवॉइड जंक फूड, जी। और सबसे ज़रूरी मैं बोलूँगा जी। यूरोलॉजिस्ट से चल के पानी पिएं। जी हम सब कुछ, आप विल नॉट बिलीव जी कि सामने उनके मतलब आप आईटी वालों के पास जाओ, इंक्लूडिंग मैं जी। काम करता हूँ, मेरे टेबल पे 2 बोतल पानी रहता है, कभी कभी मैं भी नहीं पीता, नहीं पीते हैं। जी बिकॉज आप ऐसी जगह काम करते हो जहाँ एटमॉस्फेयर कंट्रोल्ड है, बिल्कुल आपको प्यास नहीं लगती, नहीं लगती, बट आपका correct। बॉडी एक्टिविटी तो चल रहा है ना, जी 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 तो इसलिए पानी पीना जरूरी है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पानी पीना ज़रूरी है, स्ट्रेस कंट्रोल में रखी जाए और ज़रूरत पड़ने पे डॉक्टर से कंसल्ट किया जाए। तो मैंने जैसे पहले भी पूछा था कि एक एज ब्रैकेट होती है, तो किस एक एज के बाद ये जो टेस्ट्स हैं वो रेगुलर रखने चाहिए? इन्फेक्शन के लिए तो कोई एज की ज़रूरत नहीं है, ये जी। तो प्रॉब्लम बेस्ड है। अगर जी। कोई दिक्कत है तो डॉक्टर को दिखाएं, बट कुछ ग्रुप्स हैं, जैसे कोई यंग चाइल्ड है, लड़का हो या लड़की हो, जी। से लेस देन 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, अगर बार बार यूरिन इन्फेक्शन होता है तो उन लोगों में एक कारण होता है, जी उन लोगों में कंजेंटल प्रॉब्लम होता है। कंजेंटल प्रॉब्लम कि आम आदमी जैसे आप हैं, मैं हूँ, जी 2 किडनी है, 2 यूरेटर है, ब्लैडर है, यूरिथ्रा है, जी बट उन लोगों में सिस्टम ही गड़बड़ होता है, देयर सिस्टम इज नॉट नॉर्मल, ओके सो दे रिक्वायर सर्टेन टेस्ट टू रूल आउट दोज कंडीशंस एंड डायग्नोज दोज कंडीशन। जैसे लड़कियों में एक कॉमन प्रॉब्लम होता है रिफ्लक्स, नॉर्मली यूरिन जी किडनी से यूरेटर, यूरेटर से ब्लैडर, वहाँ से पास करते हैं। उन लोगों में क्या होता है कि जब यूरिन पास करते हैं तो पार्ट ऑफ यूरिन गोज अप इन किडनी, ओके उसको बोलते हैं रिफ्लक्स डिजीज। रिफ्लेक्स, ओके दैट इज रिफ्लेक्स। उसके बाद होती है कंडीशन हाइड्रोनेफ्रोसिस, जिसमें किडनी जहाँ खत्म होती है, यूरेटर शुरू होता है, वो नली बंद होती है, तो ओके उसमें पेशाब रुक जाता है, उसमें भी दिक्कत होती है। जी जी प्लस बच्चों के और मल्टीपल कंजेंटल प्रॉब्लम होते हैं, उस पर ध्यान देना है। जी फिर यंगर पीपल से आई से फ्रॉम 15 to 35-40, जी इनमें स्टोन डिजीज कॉमन होती है, जी बहुत इनमें सबसे स्टोन इसी ज़्यादा। एज में सो ज़्यादा दिखते ये हैं। पर्टिकुलर ग्रुप जी खास करके आजकल जी दे शुड प्रिफर जंक फूड, हम्म। दे शुड हैव हेल्दी डाइट, पानी ज़्यादा पीना चाहिए। जी 45 ऑनवर्ड्स, जी फिर देन यू हैव टू थिंक अबाउट कैंसर्स, ओके एंड उसके ऊपर 10 साल बाद प्रोस्टेट प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। जी तो कॉमनली ये यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है। जी हम बात कर रहे हैं कि वाटर इनटेक यंगस्टर्स को ज़्यादा करना चाहिए। आजकल एक ये भी बहुत सुनने को आता है कि वाटर इनटेक जो है वो सबका एक जैसा नहीं होता है, बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। बिल्कुल, जी इस बात से मैं भी सहमत हूँ। मैं बताता हूँ, हम लोग बोलते हैं कि कितना पानी पीना है, जी ठीक है ना, मतलब समवन हैज टू क्वांटिफाई इट ना, जी, कितना बिल्कुल, कितना है। तो मैं हाँ। बताता हूँ, इसके जवाब देता हूँ। जी देखिए, एवरीथिंग, डाइट हुआ, जी मेडिसिन का डोज हुआ, सब कुछ वेट बेस्ड है। बिल्कुल जी आपकी रिक्वायरमेंट अलग है, मेरी अलग है। जी जी और कोई- मेडिसिन मेंशन भी वैसे की मैं- होती हाँ, हैं, कोई इतना वेट इंडिविजुअल है 140 kg का है, जी उसका रिक्वायरमेंट अलग है। जी। कोई लेडी आपकी तरह स्टूडियो में बैठी है, कोई बाहर जी। काम कर रहा है, उसका रिक्वायरमेंट अलग हुआ। जी सो नॉर्मली वन शुड हैव ये यूरिन आउटपुट। पहले यूरिन आउटपुट की बात करते हैं। ए हेल्दी इंडिविजुअल्स विल पास कि उनका एक दिन का जो यूरिन आउटपुट होता है 1500 से 1600 ml यूरिन पास होना चाहिए। ओके उसके लिए जो आदमी बाहर काम कर रहा है जी उसको वही करीब 3 लीटर करीब पानी पीना चाहिए। Okay. जो यहाँ बैठा है उसको 2.5 लीटर करीब। Okay. थोड़ा सा 19-20 either side you can titrate, but on an जी। average an individual who passes around 1.5 liter of urine every day, that's जी। good enough.
जी। मतलब कि वो पानी ठीक पी रहा है। ये तो हुआ कि मिनिमम रिक्वायरमेंट, क्या मैक्सिमम इनटेक से कुछ नुकसान भी होता है वाटर ज़्यादा इनटेक से? उससे फिर पॉलीयूरिया होगी, she has to go to washroom a number of times. दैट्स ऑल, That's all. नथिंग एल्स, Nothing else. सो दैट्स नॉट हार्मफुल एट ऑल। No. जी, तो ये जो हमारी यूरोलॉजी का डिपार्टमेंट है, इसमें भी क्या कुछ रिसर्चिकल चीज़ें एडवांस हो रही हैं जो आपकी नॉलेज में है? देखिए यूरोलॉजी मतलब मेडिकल सब्जेक्ट जहाँ तक सवाल है, खास करके सर्जिकल डिसिप्लिन में जी, यूरोलॉजी इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड डिसिप्लिन। ओके, मतलब यू हैव एवरीथिंग, जी, यू हैव कन्वेंशनल सर्जरी, यू हैव लेप्रोस्कोप सर्जरी, यू हैव एडवांस रोबोटिक सर्जरी, सब कुछ ही है, ओके, नीड बेस्ड है। जी, जी, यहाँ पीजीआई में भी सब पीजीआई में भी अवेलेबल है, है। मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ भी है, जी। फोर्टिस में भी है, जी, जी, पंजाब में अब धीरे धीरे कई सेंटर्स हो गए हैं। एडवांसमेंट, जी, जी, जी। सो काफ़ी रिसर्च एडवांसमेंट चल रही है। और आपका एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी लंबा पीछे से आपका एक्सपीरियंस है यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ ये है, तो आपने क्या मतलब ऑब्जर्व किया है कि किन एरियाज़ में, किन एज सर्कल्स में ये यूरोलॉजिकल जो इश्यूज़ हैं वो ज़्यादा आ जाते हैं? देखिए हम लोग के जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, जी, एक यूरोलॉजी ओपीडी में आप अगर आप 2-3 दिन बैठिएगा तो यू विल सी पीपल फ्रॉम मतलब इंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ एज, बच्चा भी होगा, यंगस्टर्स भी होंगे, जी, मिडिल एज लोग भी होंगे, फेयरली एडवांस। जैसे कल मैंने एक इंडिविजुअल को देखा था, जी, नून टू ईयर हो गए हैं, 91, यू विल नॉट बिलीव, 91 एंड ही इज सो फिट, पता नहीं कर सकती कि 91। जी, मेरे पास आए थे कि डॉक्टर साहब यूरिन पास करने में दिक्कत होती है, जी, फिर पीएसए कराया, पीएसए बहुत ज़्यादा था, जी, डिजिटली पीएसए भी अब नॉर्मल थी, प्रोस्टेट भी अब नॉर्मल थी, फिर उनके मैंने बायोप्सी करी, जी, ठीक है ना। ओके, तो अब कहाँ हुआ 1 साल और 91, जी, तो इस बीच में सारे लोग आते रहते हैं। जी, हर एज नंबर के साथ अलग इश्यूज या फिटनेस पे ही डिपेंड करता है जी, बेसिकली जी। कि आप कितने फिट हैं। और ये है बस एक एडवाइस उन लोगों के लिए जो लाइक मोबाइल से देख के अपना इलाज करते हैं इन चीज़ों। मेरा यही कहना है कि नेट पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन उसको समझने के लिए और उसको समझ के प्रैक्टिस में लाने के लिए वन हैज़ टू हैव ए ट्रेन्ड माइंड। जी, बिना अदरवाइज आप उसका गलत इंटरप्रेशन करते हो और इंटरप्रेट करके स्ट्रेस में चले जाते हो। नॉट ओनली दैट, जी, उन लोगों को फिर समझाना बड़ा मुश्किल होता है। जी, 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 तो इसलिए आप सब कुछ कीजिए, पढ़े लिखे, उसको कौन मना करता है, जी। बट एट द सेम टाइम एक एक्सपर्ट की भी राय लीजिए जी। और अपने को ठीक करवाइए। बिल्कुल वही एडवाइस, वही एक मैसेज बहुत ज़रूरी था। तो ये थे एमिनेंट यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर आर.एस. राय। उम्मीद करते हैं आपको बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिला होगा, बहुत सारी क्वेरीज सॉल्व हुई होंगी मन के अंदर ही। आज हमने यूरोलॉजी पे डिस्कशन की। अगले हेल्थ शो में फिर एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।